हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा यूनिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के जितने भी सेशंस हम करेंगे या फिर आप बाहर भी जितने भी इम्पोर्टेंट किताबें वगैरह पढ़ेंगे, एक चीज़ या फिर एक शब्द जो बार बार आपको आगे आएगा देखने के लिए या फिर मिलेगा, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत चर्चा की हुई है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कई वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर वो वीडियोज़ देखें। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए चंद स्ट्रिक्ट लॉस और एक्टिविटीज़ और ऑर्डर्स का लेना बहुत ज़रूरी है। लॉ मेकर्स जब सीरियस होंगे तभी सीरियस लॉस बनाए जाएंगे ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, और महज लॉस आने से कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें सीरियसली उसे फुलफिल करना चाहिए, उन्हें सीरियसली एग्जीक्यूट करना चाहिए, तभी जो है एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो सकता है। तो इसी लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन को लेकर खासकर इंडिया में और दुनिया भर में एक यूनिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसे EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इसका डेफिनेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और इससे किस तरीके का हमें डेवलपमेंट या फिर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ इट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट दरअसल है क्या। देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस, जैसे कि मैंने कहा, एक प्रोसेस है जो गाइड करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग द लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट, टेकिंग इनटू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स, बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स। मान लेते हैं कि भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स भी क्यों ना हो, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, कोई पार्किंग लॉट वगैरह बनाने जा रहे हैं या फिर कोई ब्रिज बनवा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके का एक स्टेशन वगैरह बनवा रहे हैं। तो उस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को फुलफिल करने से पहले, यानी कि उसे स्टार्ट करने से पहले चाहिए कि हम एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वहाँ पर करें, यानी कि एक ग्राउंड लेवल की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत हम जान सकें कि इस तरीके का अगर प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वहाँ पर किस तरीके से होगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, कल्चरल एंड ह्यूमन हेल्थ पर जो है इसका, यानी कि इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेने की वजह से इम्पैक्ट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि कोई पार्किंग लॉट बनाने की ज़रूरत है मेट्रो स्टेशन के आसपास, तो उस मेट्रो स्टेशन के आसपास पार्किंग लॉट बनाने के लिए तो कई कम से कम 100-200 एकड़ की ज़मीन तो ज़रूरी है, क्योंकि मोटरसाइकिल्स होंगे, बाईसाइकिल्स होंगे, कार्स वगैरह भी होंगे। तो इस 100-200 एकड़ की ज़मीन को जो है आप कहाँ से प्रोक्योर करेंगे? जाहिर सी बात है कि आसपास के फॉरेस्ट को ही आप क्लियर करेंगे। तो उस आसपास के 100 या 200 एकड़ के फॉरेस्ट को क्लियर करने से किस तरीके का इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पर, इसी प्रोसेस को जानने को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। United Nations Environment Program defines EIA as a tool used to identify the environmental, social and economic impacts of a project prior to decision making। यानी कि अभी प्रोजेक्ट एक्टिव हुआ नहीं है, आप सोच रहे हैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पहले से ही या फिर उस प्रोजेक्ट के लॉन्च करने के पहले ही आप इन सभी के इम्पैक्ट के बारे में असेस कीजिएगा, एक रिपोर्ट लीजिएगा, डिटेल्ड असेसमेंट के बाद ही जो है आप इस डिसीजन को आगे लीजिएगा। तो इसी को EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। It aims to predict environmental impacts at an early stage in project planning and design, find ways and means to reduce adverse impact, share projects to suit the local environment and present the predictions and options to decision makers। यानी कि प्रोजेक्ट लेने से पहले ही हमें उसके रिजल्ट के बारे में एक ओपिनियन मिल जाता है कि किस तरीके से हमें चाहिए कि हम उस प्रोजेक्ट को प्लान करें। अब जाहिर सी बात है कि रोड्स वगैरह के इस्तेमाल में तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि एनवायरनमेंट खराब होगा तो हम रोड्स ही नहीं डालेंगे। रोड्स कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रिजेस वगैरह भी कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है हमें बताता है कि सबसे कम तादाद में आप सबसे कम एडवर्सरी जो है एनवायरनमेंट को देकर किस तरीके से अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप
एडवर्सरीज को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं और लोकल एनवायरनमेंट को सूट करने वाला प्रोजेक्ट जिस तरीके से जो है चाहिए आप किस तरीके से शेप करके एक डिसीजन ले सकते हैं। EIA इन इंडिया इज स्टैट्यूटरली बैक्ड बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि एक मैंडेटरी प्रोसेस है। स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर भारत सरकार हो या फिर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी जब अंडरटेक करते हैं तो चाहिए कि आप EIA की रिपोर्ट लें, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बैकअप है। एक बहुत ही पावरफुल एक्ट जो है लेजिस्लेशन इंडिया में पास किया गया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके तहत अगर आप इसे कंप्लाई नहीं करेंगे तो कई बार नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह भी इसे कंसिडर किया जाएगा। विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस ऑन EIA मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस, यानी कि एक डिटेल्ड प्रोसेस ही हमें इंडिया में इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। वही EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किस लिए है, अभी हमने जाना कि अच्छी बात है कि अर्ली स्टेज में ही हमें इसके एडवर्सिटीज़ के बारे में पता चलता है, हम डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन क्लियरली थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इट लिंक्स एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में ही कहा कि हमारा पूरा डिस्कशन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का इसी लफ्ज़ के, इसी शब्द के आसपास ही घूमता है। तो EIA भी इसीलिए क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करना है। अगर हम आज सस्टेन डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशंस बहुत बुरी तरीके से मार खाएंगे, बहुत एडवर्स उन पर जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को एक अच्छे खासे एनवायरमेंटली सेफ तरीके से, उसे सस्टेनेबली हम किस तरीके से डेवलप कर सकें, इस तरीके के एक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है EIA। It provides a cost-effective method to eliminate or minimize the adverse effect of development projects। सही बात है, कई बार अनिवार्य होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह। ऐसा नहीं कि रोड जो है डालनी चाहिए, मतलब हमें एनवायरमेंट इफेक्ट होगा, फॉर डिफॉरेस्टेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी के लिए करना तो पड़ेगा। लेकिन EIA ये बताता है कि आप किस तरीके से उस एनवायरमेंटल एडवर्स इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर टोटली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। It enables the decision makers to analyze the effect of developmental activities on environment well before the development project is implemented। कई बार हम देखते हैं कि कई लोकल कम्युनिटी के एजिटेशंस वगैरह भी आते हैं, क्योंकि उन्हें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या तो उनके राइट्स में एक इन्फ्रिंजमेंट की तरह देखते हैं, वायलेशन की तरह देखे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकारों को पहले से ही पता चलता है कि वहाँ पर प्रोजेक्ट का ले जाना सही है या नहीं, तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन भी हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में देखने को मिलते हैं। इट मेक्स श्योर दैट द डेवलपमेंटल प्लान इज एनवायरमेंटली साउंड एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ असिमिलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द इकोसिस्टम। के अगर हम इस तरीके का डेवलपमेंट प्लान लेकर भी जाएंगे तो हमारा असिमिलेशन की कैपेसिटी किस तरीके से होगी, जिस इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाया जाएगा उसका रीजनरेशन लेवल किस तरीके से होगा, इन सभी के बारे में हमें फर्स्ट हैंड ही प्रायर ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। हम ब्रीफली इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होती है कि प्रोजेक्ट कहाँ पर ले जाना है उस पूरे एरिया को। उसके बाद स्कोपिंग, यानी कि उसका स्कोप देखा जाता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हमें स्कोप मिलेगा इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए। कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डाटा, जो कोई भी डाटा की जरूरत है वहाँ पर किस तरीके के स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे, कंपाइल करने हैं, उन सभी को कंपाइल किया जाएगा। मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट, तो इन सभी तीनों स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और डेटा कलेक्शन के बाद एक रिपोर्ट दी जाती है जिसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट भी कहा जाता है। और उसमें मिटिगेशन मेजर्स भी बताए जाते हैं, यानी कि क्या चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट के साथ गो अहेड आगे बढ़ें या फिर आपको उस प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत डेवलप करके, रीडेवलप करके इकोसिस्टम को रीजनरेट करने के लिए किस तरीके से मेजर्स वगैरह लेने चाहिए, इसके बारे में बताया जाएगा। पब्लिक हियरिंग भी इस पर होगी, क्योंकि जब हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कहते हैं तो एक बड़ी तादाद में किए जाते हैं, तो कई स्टेक होल्डर्स भी वहाँ पर होते हैं, तो पब्लिक हियरिंग भी बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकर, ये ज़्यादातर पॉलिसी मेकर्स के हाथ में होता है, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस वाले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या फिर PMO या फिर कैबिनेट कमिटीज़ वगैरह, ये सभी जो है इसके बारे में डिसाइड करते हैं। मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, अगर गो अहेड है तो किस तरीके से हम उस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में बात की जाती है। अगर ना है, यानी कि प्रोजेक्ट नहीं लेंगे वहाँ पर स्पेसिफिकली, तो अल्टरनेटिव्स क्या है, असेसमेंट के अल्टरनेटिव्स, यानी कि रीडेवलपमेंट के लिए या फिर किसी तरीके से रीडिप्लॉयमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को कहाँ पर क्या कोई और जगह दी गई है या फिर क्या कोई और प्लान दिया गया है, इसके बारे में, अल्टरनेटिव्स के बारे में बात की जाती है। और अगेन रिस्क असेसमेंट किया जाता है कि अगर आप गो अहेड इससे करेंगे तो किस तरीके से रिस्क आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, एनवायरमेंटल हो, इन सभी के बारे में। तो ये ऑन एंड ब्रीफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोसेस है।
इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन द EIA प्रोसेस, ये भी ब्रीफली थोड़ा बहुत देखते हैं। दोस्त हु प्रपोज द प्रोजेक्ट, मैंने जैसे कहा सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, कॉर्पोरेशंस वगैरह भी हो सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो जो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज कर रहा है वो सबसे पहला होगा स्टेक होल्डर। दूसरा द एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हु प्रिपेयर्स EIA ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। एक इंडिविजुअल को एनवायरमेंटल कंसल्टेंट को चाहिए कि आप वहाँ पर उसे अपॉइंट करें ताकि वो एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट आपको दे सके। तीसरा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट या फिर नेशन किसी भी लेवल का एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का साथ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रिपोर्ट्स वगैरह भी वहां पर भी सबमिट करने पड़ेंगे। पब्लिक हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अगर प्राइवेट है तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा बहुत इशू होगा, क्योंकि प्राइवेट जब प्रोजेक्ट्स हम कहते हैं तो ज़्यादातर पब्लिक हियरिंग का यहाँ पर इशू नहीं चलता, लेकिन अगर वो बहुत ही क्रूशियल है एनवायरनमेंट के लिए तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक एजिटेशन वगैरह होना जाहिर सी बात है। तो ऐसे में जो है पब्लिक एक्सप्रेशन लेना भी, इस पब्लिक ओपिनियन लेना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि कंपलसरी पब्लिक ओपिनियन मैंडेटरी है। द इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, जिस किसी भी एजेंसी के लिए जो है आपने अपॉइंट किया हुआ है तो इम्पैक्ट की एजेंसी जो है, इम्पैक्ट असेसमेंट की एजेंसी वो होगी। और अनदर स्टेट होल्डर जो है वो रीजनल सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोसेस के। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और उससे रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।